ओके, हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे नहीं, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लिए थे। और हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का फोर्स है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट और नॉन अट्रैक्टिव। कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, अब देखो मैं एक फोर्स के बारे में पढ़ूंगा जिसका नाम होता है नॉर्मल फोर्स। क्या नाम होता है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। कोई बता सकते हो ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कैन एनीवन टेल मी? देखो सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि जो नॉर्मल फोर्स होता है ना, ये होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसा फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इज इट क्लियर? और जब मैं बोल रहा हूं कि ये नॉर्मल फोर्स इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट मीन्स for the existence of the normal force, the contact between the two body is one of the first primary condition. Is it clear? Suppose this is the table. This is a general example you can see or you can observe at your home. And on the table, put a book. Suppose this book is on the table. Is it clear? Yes, sir. Now first tell me, this is the book and this is the table. Is it okay? Now, if the book is on the table, that means there is a contact between the table. Yes. Okay. Yes, sir. There is contact between the table. Is it clear? Yes, sir. When there Yes, is sir. contact, there exert a normal force. And this normal force exert in pair. Can anyone tell me why I use the term pair? And this normal force is also perpendicular to the surface. Perpendicular to the surface. Is it clear? Yes, sir. तो ये जो फोर्स क्या परपेंडिकुलर है, हेलो, हाँ, नीचे में बोतल रखा हुआ, पानी दे दीजिए, ठीक है? ठीक है, ये बुक क्या है, इस टेबल के साथ परपेंडिकुलर है। देखो सॉरी, एक चीज देखो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इस बुक को अलग ड्रॉ करेंगे, ठीक है? मान लो ये बुक है, ठीक है, और ये टेबल है, ठीक है? देखो जब कांटेक्ट होता है ना, तो क्या होता है, जो ये टेबल है, ये एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, ऑन द बुक। इज इट ओके? Yes, sir. सिमिलरली Yes, sir. क्या करेगा, ये बुक भी क्या करेगा, एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द टेबल। इज इट ओके? और इसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. किसी कोई डाउट? No, sir. आफरीन? सर रिपीट। ओके, देखो यहाँ पे देखो क्या है, ये बुक कहाँ पे है, ऑन द टेबल है। अब तुम एक चीज देखो कि ये बुक क्या है, टेबल के कांटेक्ट में है। टेबल क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स, एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पे, ऑन द बुक। सिमिलरली जो बुक है, एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करेगा टेबल के सरफेस पे, और इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब देखो जो मैग्नीट्यूड, फोर्स के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। इज इट क्लियर? अब देखो इस नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा,
जो मैग्नीट्यूड, ये जो फोर्स देख रहे हो, ये कौन लगा रहा है? ये टेबल लगा रहा है बुक के ऊपर। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? जो बुक लगाएगा किसके ऊपर? टेबल पे। ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब अगर ये फोर्स मानो 5 न्यूटन का है, तो ये भी फोर्स कितने न्यूटन का होगा? कितने न्यूटन का होगा? 5. 5 न्यूटन का। मींस दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन दोनों का अपोजिट क्या होगा? दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? एक दूसरे से अपोजिट होगा। इज दिस क्लियर? तो इसलिए जी मुखिया जी एक क्लास ली थी, हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो कि कहीं क्लास ली थी, कहीं बाद फोन करो, ठीक है? तो मैं क्या बता रहा हूं कि एक फोर्स जो है बुक लगा रहा है किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स क्या कर रहा है? टेबल बुक के ऊपर लगा रहा है। इसलिए मैंने क्या कहा, जो नॉर्मल फोर्स होता है हमेशा कैसा होता है? एयर में होता है। इज इट क्लियर? और दूसरा सर तो चीज जब क्या बोला? भी नॉर्मल रहेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का न्यूटन सेम रहेगा। यस, दोनों का ओके। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। इज इट क्लियर? यस सर। और दोनों का नेचर कैसा होगा? पुश होगा या पुल फोर्स होगा? पुशिंग। पुशिंग। पुशिंग कैसे होता है? देखो यहाँ पे, जब ये फोर्स बुक के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, उसमें मेरा सोर्स क्या है? टेबल। और इसका डायरेक्शन कहाँ है? अवे फ्रॉम टेबल। मीन्स इस बुक का जो सोर्स है क्या? टेबल। टेबल से अवे है, तो ये क्या है? पुशिंग फोर्स हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। अब इस फोर्स को Yes, देखो, sir. इस फोर्स को, ये जो फोर्स है इसको देखो। इसका सोर्स क्या है? बुक है। और ये किस पे अप्लाइड किया जा रहा है? टेबल के ऊपर। इसका डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द सोर्स। इसलिए नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स होता है? पुशिंग फोर्स होता है। इज इट क्लियर? यस Yes, सर। तो मैंने अभी तक नॉर्मल फोर्स के बारे में क्या देखा? सबसे पहला प्राइमरी कंडीशन क्या होगा? इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इफ देयर इज नो कॉन्टैक्ट देयर इज नो नॉर्मल फोर्स। इज इट क्लियर? सपोज a bird is flying, yeah, a bird is flying here. Is it okay? And here is the table. Now tell me, is there any normal force between the bird and the table? नो सर। No. Why? Because there is no no, sir. contact. Is it clear? यस सर। So you must remember that for the existence of the normal force, there must be the contact between the two objects. Is it clear? And यस सर। second, it is perpendicular to the surface. For example, this force exert on the book, okay, and this force is exerted by the table on the book, and this force is perpendicular to the surface of the book. Is it clear? Yes, sir. Similarly, this force exert on the table, and this force is perpendicular to the surface of the table. Is it okay? So normal force is perpendicular to the surface. Is it clear? यस सर। We have already seen that it exert in pair. It exists in pair. Is it okay? And the nature is pushing force. Anyone have any doubt? नो No, सर। sir. No. हाँ फ्रीन, अमन, अमन समझ में आया? अमन यस सर। समझ में आया? हाँ। चलो, तो हम लोग ने नॉर्मल फोर्स को देख लिया, ठीक है? किसी कोई डाउट नहीं है इसमें? इसके नहीं है बाद सर। यहीं पे मैं एक चीज और बता दूं, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। यस सर।
आप लोग सब पढ़े होंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, कोई कुछ बता सकते हो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? सर वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स। Contact force. ये भी क्या एक कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये एक रेजिस्टिंग फोर्स है। इज इट क्लियर? यस सर। और कोई भी चीज, कोई भी फोर्स रेजिस्टिंग कब होगा, जब उसका डायरेक्शन क्या हो, मोशन के डायरेक्शन से अपोजिट हो। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इज दिस क्लियर? सपोज यस सर। करो ये कोई टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर एक बुक रखा हुआ है, ठीक है, और हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स let the books comes in the motion and the direction of the motion towards the right. Is it clear? यस सर। And this book is in contact with the table, and we all know that the surface is not, the surface Smooth. of the book and the table is irregular. That means there is a crust and trough on the surface of the book as well as on the surface of table. Is it clear? And because of this, because of the presence of the crust and trough in the table and the book, there is the interlocking between the crust and the trough of the book and the table. Is it clear? Yes sir. And this interlocking will resist the motion of the book. Is it okay? Yes sir. And this resisting force is similar, is simply called as friction, and its direction is opposite to the motion, direction of the motion. Is it clear? Yes sir. ये फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग होता क्यों है, क्योंकि जो सरफेस जैसा है वैसा दिखता नहीं, वो क्या होता है, इरेगुलर होता है, उसमें क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं। इफ यू सी एनी ऑब्जेक्ट एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। इज इट क्लियर? Yes sir. सपोज करो ये मेरा फोन है, दिख रहा है? Yes sir. इसका सरफेस अभी क्या दिख रहा है, एकदम स्मूथ दिख रहा है। Yes sir. लेकिन जब इसके सरफेस को आप माइक्रोस्कोप में एब्जॉर्ब करोगे तो क्या दिखेगा, एक इस तरह का इरेगुलरिटी दिखेगा। इज इट ओके? Okay इसमें sir. क्या है, क्रस्ट एंड ट्रफ एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह दूसरे सरफेस में भी क्या होगा, क्रस्ट एंड ट्रफ एग्जिस्ट करेगा। तो क्या होगा, सपोज करो ये बुक का जो क्रस्ट होगा वो क्या होगा, टेबल के ट्रफ के साथ इंटरलॉक हो जाएगा इस तरह से। इज इट ओके? Yes sir. अब अब देखो, अब कोई ना कोई ऐसा फोर्स जो हम लोग ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ये फोर्स का प्राइमरी कंडीशन क्या होगा, इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना। Yes sir. और जब जब तक इसका इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं होगा तब तक इसका मोशन नहीं होगा। तो एक फोर्स क्या होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करना पड़ता है, और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, on the nature of the surface. Is it okay? अगर Yes, ज्यादा इरेगुलरिटी होगा ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, कम इरेगुलरिटी होगा कम फ्रिक्शन फोर्स होगा। एनीवन हैव एनी डाउट? No sir. तो इसे और देखना, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स से, एंड नॉर्मल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एन। इज इट क्लियर? Yes sir. What I said, this friction force is directly proportional to normal force. Is it okay? And when we remove the sign of directly proportional, Aman, can you tell me the meaning of the directly proportional? Aman?
Aman, Yes, sir. can you tell me what is the meaning of the word directly proportional? Sir, perpendicular on the surface. No. Adit? Adit, can you? Afrin? Utkarsh? Yes, sir. What is the meaning of the word directly proportional? Sir means when the frictional force will increase, then normal force will also increase. Yes. The meaning of the word directly proportional means if we increase the friction force, then the normal force will also increased. And if we decrease the friction force, then the normal force will also decrease. It is the meaning of the word directly proportional. And when we remove this sign, we have to introduce a constant. And the constant is nothing, but it is represented by mu. Is it okay? Is it okay? Yes. Yes, We sir. remove this sign, and in place of this sign, we will introduce a constant, and this constant is called mu. Okay? And it is also called coefficient of friction. What it is called? Coefficient of friction. Is it clear? Yes, sir. And this coefficient of friction will depend on the nature of the surface. Nature of the surface. Is it clear? Yes, sir. So if Yes, anyone sir. asks you, कि friction force depend on what factor? Your answer is nature of the surface. Can you tell me, is this friction force depend on the area of the surface in contact? क्या सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. क्या चीज? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. No. Always remember that this friction force will not depend on the area of contact. It will only depend on the nature of the surface. More irregularity, more friction force. Less irregularity, less friction force. Is it clear? Yes, sir. And this coefficient of friction is of two types. One is called static coefficient of the friction, and the other is called kinematic coefficient of friction. Can anyone tell me what is the difference between the static coefficient of friction and the kinematic coefficient of the friction? Can anyone tell me? नहीं पता सर. हाँ बेटा 9 में पढ़ा होगा. देखो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ठीक है? ओके. यहाँ पे y एक्सिस में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को रखते हैं और x एक्सिस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रखते हैं. ये हर एक सब्सटेंस का, हर एक सरफेस का अलग अलग होता है. इज इट ओके? यस सर. ठीक है. अब देखो हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो ये एक टेबल है, सॉरी ये अलमीरा है. ठीक है? जो क्या है, सरफेस के कांटेक्ट में है. सपोज करो उत्कर्ष ने इस पे एक फोर्स लगाया और उत्कर्ष के द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इसके इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने से कम है. कैन टेल मी दिस ब्लॉक विल मूव? नो सर. नहीं. No, sir. ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा. अब उत्कर्ष क्या करेगा, अमन का हेल्प लेगा. ठीक है? अब सपोज करो अमन और उत्कर्ष मिलके इसको मूव कर दे. ठीक है? तो क्या बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में था, जब इस पे उत्कर्ष फोर्स लगा रहा था, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, उसमें बताओ क्या इसमें फ्रिक्शन फोर्स होगा? नो सर. होगा बेटा.
होगा उस समय क्या होगा, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो और फोर्स मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के साथ। इस तरह का ग्राफ होगा इसको, और इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ जी आवाज नहीं आ रही है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। सर वो बोल रहा है रिपीट। मैंने क्या बोला, सपोज करो ये ब्लॉक है, इज इट ओके? अब ये क्या सरफेस के कांटेक्ट में है, हम एक फोर्स लगा रहे हैं बट ये ब्लॉक का मोशन हो नहीं रहा है। सपोज करो पहले लगाए 5 न्यूटन का, बट द ब्लॉक विल नॉट मूव। फिर क्या करेंगे, वी विल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हम क्या करेंगे, 2 न्यूटन का और लगा दिए, बट द ब्लॉक विल नॉट मूव। मैंने क्या किया, 3 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया। जब हमने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ब्लॉक की टेंडेंसी दिखा कि वो थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। मतलब अगर मैं इसे थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगा दूं तो ब्लॉक विल मूव। देखो जब तक हम 10 न्यूटन का फोर्स, ये सब मिला के क्या हो रहा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, क्या ब्लॉक मूव कर रही थी? क्या ये जब मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तब ये ब्लॉक मूव कर रही थी? नो। दैट मीन्स ब्लॉक क्या है, स्टैटिक है। और ये स्टैटिक क्यों है, क्योंकि जो मैं ये फोर्स लगा रहा हूं, हम लोग क्या जानते हैं, जहां पे फोर्स होगा वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होना चाहिए, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो या क्या हो, जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन होना चाहिए। फोर्स की एक्सेलरेशन का कॉज कौन है, फोर्स है। तो मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं लेकिन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, मतलब क्या, बॉडी अपने स्टैटिक कंडीशन में ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स क्या कर रहा है, इसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। और रेजिस्टिंग कोई जो फोर्स मोशन को रेजिस्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है उस समय जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स ही बोलते हैं। और उस समय जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, उसको हम लोग म्यू एस से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा और फिर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा और कांस्टेंट हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब इस पार्ट में, अब मानो यहाँ पे 0.5 न्यूटन का फोर्स लगाओ और ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, तो ये पार्ट कहाँ होंगे, ये वाला पार्ट होगा। इज इट ओके? और इसी चीज को हम लोग, इसमें क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो काइनेमेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। इज इट क्लियर? और स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे होगा। इज इट क्लियर? अब देखो ये दोनों में बड़ा कौन होगा, व्हिच वन इज बिगर? काइनेमेटिक कांस्टेंट। हाँ नहीं बेटा, इसमें क्या था, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे गया इस तरह से, यहाँ तक क्या होता है, स्टैटिक होता है, स्टैटिक के बाद कुछ डिक्रीज होने के बाद ये काइनेमेटिक है। तो याद रखना, जो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो बड़ा होता है किससे, काइनेमेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। इज इट ओके? ओके सर। ओके हाँ जी, आदित्य, आदित्य का एक क्वेश्चन है। आदित्य आपका क्वेश्चन है ना, इज फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? कैन एनीवन टेल मी? देखो मैंने ये चीज अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम लोग फोर्स को जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हर एक फोर्स को एनालाइज करते हैं। लेकिन आपने पूछा तो मैं बता देता हूं, ठीक है? देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है। तो जब ये कांटेक्ट में है, इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा,
Can anyone tell me? Gravitational frictional. Gravitational force. Gravitational force, that is called weight. mg, is it okay? Yes, sir. And tell me, और कोई फोर्स इस पे लगेगा? Sir, frictional force. Frictional force. चलो फ्रिक्शन फोर्स को अपन नेग्लेक्ट करो, ठीक है? और कोई फोर्स? Normal force. चलो फ्रिक्शन फोर्स भी काउंट कर लो। चलो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यस, नॉर्मल फोर्स लगेगा। और नॉर्मल फोर्स कैसा लगेगा? इस तरह से। और ये ऑब्जेक्ट लगाएगा इसके ऊपर। तो अब देखो, जब हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है, तीसरा क्या लग रहा है? एक वेट लग रहा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इस तीन फोर्स से अलावा और कोई फोर्स लग रहा है? No, sir. देखो, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये इस ब्लॉक पे लग रहा है क्या? ये वाला नॉर्मल फोर्स बेटा, ये जो देख रहे हो, ये इस ब्लॉक पे लग रहा है? नहीं, ये किस पे लग रहा? अर्थ के सरफेस पे। जब मैं अर्थ का सरफेस ड्रॉ करूंगा तब मैं इस फोर्स को काउंट करूंगा। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं सेम डायरेक्शन में फोर्स क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये रेस्ट में क्यों है? क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स क्या है? इक्विलिब्रियम में। मतलब क्या? समेशन ऑफ द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ द फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, अब एक sir. चीज बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन फोर्स लग रहा है? So vertically up down. वर्टिकल डायरेक्शन में ये कौन सा फोर्स लग रहा है? एक नॉर्मल Normal. और एक mg वेट। अब फोर्स Yes, के sir. पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है। Yes, sir. हम लोग ऊपर को पॉजिटिव ले या नीचे को निगेटिव ले? बताओगे? हम लोग ऊपर को चलो पॉजिटिव ले लेते हैं, इज इट ओके? तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? Negative. नेगेटिव। तो क्या होगा? हम लोग लिख सकते हैं n minus mg is equal to 0. Can I write this equation? Summation of the force in y direction is equal to 0 for the, देखो इस ऑब्जेक्ट का कभी ऊपर में वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा? No, sir. नहीं कर रहा है, इसलिए n माइनस mg बराबर 0 होगा। Yes, sir. Yes, sir. यहां से n बराबर क्या होगा? mg होगा। Yes, sir. Yes. तो फ्रिक्शन फोर्स मैंने क्या बोला था? फ्रिक्शन फोर्स क्या बोला था मैंने? Constant. Normal force. म्यू n, ये बोला था कि नहीं? Sir. हाँ, Sir. क्या मैं? Yes, sir. लेकिन मेरा n क्या है यहाँ पे? mg. क्या मैं इस n के जगह पे mg लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अगर एक सरफेस है उसके लिए ये म्यू कांस्टेंट होगा? Yes, sir. g कांस्टेंट होगा? m क्या होगा? Mass. मास क्या होगा? Variable. बेटा मास चेंज हो जाएगा, मतलब अगर ज्यादा मास होगा तो फ्रिक्शन क्या होंगे? ज्यादा होगा। अगर मास कम होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। इज इट ओके? Yes, sir. एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. नहीं ना? तो हम लोगों ने आज पढ़ा किसके बारे में? फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बारे में।
अब एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कोई बता सकते हो? सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले पढ़ लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? सर हमने जो पेंसिल सर पे रख के पेपर Yes. कलेक्ट किए थे। यस, सिंपली क्या बोलो, फोर्स बिकॉज ऑफ चार्ज। इज इट ओके? ये बताओ, Yes, ये sir. इंसुलेटर में होता है या कंडक्टर में होता है? सर कंडक्टर। नहीं बेटा, कभी भी याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंडक्टर में नहीं होता है, ये हमेशा किस में होता है? इंसुलेटर में होता है। सर रीजन हाँ, रीजन देखो, जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक दूसरे से क्या होता है? पॉजिटिव जो चार्ज हैं, इन द केस ऑफ कंडक्टर क्या होते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करते हैं, मतलब हायर पोटेंशियल से नेगेटिव, लोअर पोटेंशियल किसका फ्लो होता है? चार्ज का। इज इट क्लियर? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार्ज होते हैं। इज इट क्लियर? और ऐसा अजम्पशन है कि करंट का फ्लो क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, कन्वेंशन है। इज इट क्लियर? यस सर। तो Yes, इलेक्ट्रॉन, sir. तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है? लेकिन जो इंसुलेटर होता है उसमें क्या होता है? जो पार्टिकल होते हैं वो एक पॉइंट पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है? और ये क्या होते हैं? अनचार्ज होते हैं, और जब हम इसको रब करते हैं तो ये क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या, तो जब ये Yes. चार्ज हो जाता है क्या करता है? अगर सेम पोलरिटी गेन करता है तो ये रिपेल करता है, अगर ये अपोजिट पोलरिटी गेन करता है तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इज इट क्लियर? सर वो पोलैरिटी कैसे डिफर करता है? डिपेंड करता है रबिंग के ऊपर और उस मटेरियल के प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर मान लो इसके अंदर रब करने के बाद पॉजिटिव चार्ज गेन हो जाए, और मान लो ये पेपर जो है नेगेटिव चार्ज का होगा, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। तुम देखना, सेम पेंसिल से कभी अट्रैक्ट करेगा किसी पेपर को, किसी पेपर को रिपेल करेगा। कभी देखे हो इस चीज को? सर हमेशा अट्रैक्ट होते हुए देखा है। कभी देखना रिपेल भी करता है। इज इट ओके? करके देखना। सर पेपर कैन कैरी बोथ चार्जेस। यस। पेपर कैन कैरी बोथ चार्जेस एट अ टाइम। नो नो, व्हाई? पेपर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। सर सेम पेपर को अगर हमने छोटे छोटे टुकड़ों फाड़ दिया और पेंसिल रब करके हमने उस पे अट्रैक्ट किया या फिर उनके ऊपर रखा, हाँ, तो आधे चिपकेंगे और आधे रिपेंगे कि सारे चिपकेंगे या कोई सारे जरूरी नहीं है, रिपेंगे? कोई जरूरी नहीं कि आधे चिपकेंगे आधे, ये कोई फिक्स रेशियो नहीं है। कोई भी पेज रिपेल हो सकता है, कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। इज इट ओके? इट डिपेंड ऑन द पोलरिटी। if they have this, both have the same polarity, then it will repel. If both have opposite polarity, then they will attract. Is it clear? इसके बारे में उतना अभी पढ़ना नहीं है, मैकेनिक्स में इस फोर्स के बारे में उतना पढ़ना नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, हम लोग sir. मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे तो वहां पे जाके इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि ये इस टाइप का एक फोर्स होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द चार्ज। इज इट क्लियर? हाँ, हाँ सर। ठीक है। अब इसी तरह एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सपोज करो एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2। इस दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम फोर्स बोलते हैं, Fc। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। इज इट ओके? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज का स्क्वायर। इज इट ओके? जैसे दो मास होता है ना, M1 M2, इसके बीच में क्या होता था? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू M1 M2 डिवाइडेड बाय
दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता था। सिमिलरली अगर दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में क्या होंगे, एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम फोर्स। ये किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के ऊपर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इज इट ओके? दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, कूलम फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। के क्या है, इस साइन को रिमूव करने के बाद एक कांस्टेंट है, और इस के को क्या बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.85419 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? सर कांस्टेंट क्या है? के इज द कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85419 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? और ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सबका वैल्यू, इस के का वैल्यू क्या होता है 9.0 इंटू 10⁻9